किसान भाइयों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बात में ना हो हुंकारा और खाने में ना हो चटकारा, तब तक मजा ही नहीं आता है। किसान भाइयों, वैसे तो ये कहावत बहुत पुरानी है, पर इसके मायने आज भी हैं। खाने में स्वाद तो तभी आता है जब हमारे किसान भाई सही समय पर उचित तरीके से खेती करके एक अच्छा उत्पादन ले सकें। हमारी यह कोशिश रहती है कि आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन के माध्यम से आपको तकनीकी एवं सामयिक जानकारियों से अवगत कराते रहें जो आपके कृषि कार्य में सहायक हो। तो आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं खबरें खेती और मंडी भाव से। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका खबरें खेती में। और आइए नजर डालते हैं आज की कृषि की खास खबरों पर। जैविक खेती को बढ़ावा देने के प्रयास, चने की इल्ली से चने का बचाव, टमाटर में उर्वरक प्रबंधन, उन्नत खेती से मिली नई पहचान और गेहूं को पीलेपन से बचाएं। चने की इल्ली से बचाव के लिए समन्वित कीट प्रबंधन विधियां जैसे जीव कीटनाशक NPV का छिड़काव करें। साथ ही लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप एवं खेतों में 25-25 मीटर की दूरी पर फसल की ऊंचाई से 1 फीट तक की ऊंचाई पर टी आकार की खूंटियां लगाएं। आर्थिक क्षति स्तर 2 इल्ली प्रति वर्ग मीटर होने पर क्विनालफॉस 25 EC 1.5 लीटर प्रति हेक्टेयर या इंडोक्स का कार्ब 14.5 SC 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करें। छिड़काव के लिए पानी की उचित मात्रा 500 से 600 लीटर प्रति हेक्टेयर का उपयोग करें। फसलों के लिए वर्मी कंपोस्ट खाद अत्यधिक उपयोगी है। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। साथ ही फसलों का गुणवत्ता युक्त उत्पादन भी प्राप्त होता है। वर्मी कंपोस्ट को विशेष प्रजाति के केंचुओं के द्वारा गोबर को एक अत्यंत शक्तिशाली उर्वरक में परिवर्तित किया जाता है। प्राकृतिक तरीके से कंपोस्ट को तैयार करने में कम से कम 6 माह का समय लग जाता है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट तकनीक से 1 किलोग्राम के केंचुओं द्वारा लगभग 10 क्विंटल गोबर को 60 से 75 दिनों में वर्मी कंपोस्ट उर्वरक तैयार कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश की औसत मात्रा साधारण कंपोस्ट से लगभग 4 गुना अधिक होता है। टमाटर की फसल में उर्वरक प्रबंधन अति आवश्यक कृषि कार्य है। टमाटर में जैविक खाद देना अति आवश्यक है। सड़ी हुई गोबर की खाद 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालना चाहिए। इसके अलावा 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस एवं 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। खेत में 1/3 नाइट्रोजन तथा फास्फोरस एवं पोटाश उर्वरक की पूरी मात्रा मिलाकर रोपाई के 1 दिन पूर्व खेत में डालें। शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई के 20 दिन के बाद एवं शेष आधी मात्रा 40 दिन के बाद गुड़ाई के समय पौध के कुछ दूरी पर डालकर मिला दें। सिंचाई करने के बाद गुड़ाई करते समय खाद डाल दें। गेहूं की फसल में खाद, पानी व कीट एवं फफूंदनाशकों के उपयोग के बावजूद फसल में पीलापन दिखाई देने लगता है। आमतौर पर किसान भाई सोचते हैं कि यूरिया खाद की कमी के कारण फसल पीली पड़ रही है और वह उसमें यूरिया भी डाल देते हैं। बावजूद इसके फसल का पीलापन दूर नहीं होता। गेहूं की फसल में पीलापन होने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन की कमी, जस्ते की कमी, गंधक की कमी एवं दीमक प्रकोप शामिल हैं। फसल में पानी का भरा होना, बिना गली सड़ी गोबर की खाद का प्रयोग, फसल में पानी की कमी एवं मौसम का खराब होना भी पीलेपन का कारण हो सकता है। इस कमी को दूर करने के लिए उपरोक्त बातों को ध्यान में रखकर गेहूं में आवश्यक कृषि कार्यमाला अपनाएं। रीवा जिले के विकासखंड रायपुर करचुलियान का ग्राम देवगांव प्रगतिशील किसान रामस्वरूप पटेल के कारण देवतुल्य माना जाने लगा है। रामस्वरूप पटेल भी पहले परंपरागत खेती करते थे, जिसके कारण सदैव परेशान रहते थे। पिछले कुछ सालों से खेती में उन्नत तकनीकी अपनाने के कारण श्री पटेल जिले भर में उन्नतशील किसानों की पंक्ति में सबसे आगे आ गए हैं। रामस्वरूप पटेल द्वारा की जा रही खेती में नवाचार की सुगंध गांव में घुसते ही आने लगती है। देवगांव के प्रगतिशील कृषक रामस्वरूप पटेल ने बताया कि उनके द्वारा धान, अरहर के साथ ही उद्यानिकी एवं बागवानी फसलों की खेती मुख्य रूप से की जा रही है। बैगन, पालक, टमाटर, केला, गोभी, प्याज के साथ ही आम, आंवला, नींबू, पपीता इत्यादि इनके खेत पर देखे जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अंत में आप नजर डालिए मंडी भाव पर। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।
ये लो। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, किसान भाइयों, रबी मौसम की फसल इस समय आपके खेतों में लगी हुई है। अगर फसलों में सही तरीके से सही समय पर कार्य किए जाए तो बहुत अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। अच्छे उत्पादन का मतलब होता है अच्छा मुनाफा। इस समय रबी की फसलों में कौन कौन से सामयिक कार्य किए जाने चाहिए, आइए लेते हैं इसी विषय की कुछ और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर सतीश कुमार परसाई, जो कि कृषि महाविद्यालय खंडवा से। किसान भाइयों, राम राम। जहाँ तक इस समय आपकी रबी की फसलें भी खेतों में खड़ी हुई हैं और रबी की फसलों में जो है इस समय हमें कीट नियंत्रण का काम मुख्य रूप से करने की आवश्यकता है। जहाँ तक हमारी रबी की फसलें जो हैं उनमें कीटों की जो समस्याएं आती हैं वो 4 प्रकार की कीट समस्याएं रूप से रबी फसलों में हमारी देखने में आती है। इनमें सबसे पहली जो समस्या आती है वो भूमिगत कीटों की समस्या आती है और उसके बाद दूसरी जो समस्याएं आती हैं वो तनाछेदक कीटों की समस्या आती है। तीसरी हमारे रस चूसने वाले कीड़े, उनकी समस्या आती है और चौथी जो है पत्तियों को काटने वाले या जो हमारे पुष्प या फलन वाले जो हिस्से हैं उनको काटने वाले कीड़ों की समस्या सामान्य रूप से हमारी फसलों में देखने में आती है। जहाँ तक हमारे भूमिगत कीटों का प्रश्न है, भूमिगत कीटों में सामान्य रूप से रबी मौसम में जो समस्या आती है, एक कीड़ा दीमक जो है, ऊदी, जिसको किसान भाई सामान्य रूप से अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, तो ये ऊदी कीट की समस्या सामान्य रूप से आती है। और सामान्य रूप से ऐसा अनुभव रहा है कि जिन खेतों में सिंचाई के साधन सीमित होते हैं या असिंचित जहां फसल किसान भाई लगाते हैं, उन खेतों में ये ऊदी की समस्या सामान्य रूप से अधिक आती है। या ऐसे खेतों में भी ये समस्या अधिक आती है जहां पर हल्की भूमि हो, वहां ये दीमक की समस्या ज़्यादा आती है। इसके साथ साथ ही ऐसा भी अनुभव रहा है ऊदी की समस्या के साथ कि किसान भाई सामान्य रूप से गोबर का खाद भी उपयोग करते हैं और यदि गोबर का खाद, अच्छा पका हुआ गोबर का खाद किसान भाई उपयोग नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी किसान भाइयों के खेत में ऊदी या दीमक की समस्या आने की संभावना अधिक रहती है। जहां तक ऊदी के नुकसान से किसान भाई अच्छी तरह से परिचित हैं, क्योंकि ये जमीन से जुड़ा हुआ कीड़ा है और जमीन में रह करके ये पौधों की जड़ों को काटता है। तो जड़ें जब कट जाती हैं तो ऐसी स्थिति में पौधों को पोषण नहीं मिल पाता है, पर्याप्त खुराक नहीं मिल पाती है और ऐसी स्थिति में जो पौधे हैं हमारे खड़े के खड़े सूखने लगते हैं। सामान्य रूप से दीमक का प्रकोप जो है हिस्सों हिस्सों में दिखाई देता है, खंड खंड में दिखाई देता है और
पहली पहचान जो है किसान भाई, सूखे पौधों को यदि उखाड़ते हैं तो उखाड़ने से ये पहचान की जा सकती है कि उखाड़ने का प्रयास करते हैं तो वो आसानी से उखड़ जाते हैं। इसके बाद भूमिगत कीट में एक और समस्या रबी मौसम में सामान्य रूप से आती है और साधारण तौर पर उन खेतों में ज़्यादा आती है जहाँ भारी भूमि हो या बरसात के मौसम में जिन खेतों में पानी भरने की शिकायत ज़्यादा रहती है, वहाँ एक समस्या ज़्यादा आती है, वो है कटुआ कीट की समस्या। तो कटुआ कीट जो है ये भी ज़मीन में रहती है, इसकी इल्ली काले रंग की, और इसकी इल्ली जो है ज़मीन से निकल करके रात के समय में और पौधों को जड़ों के पास से या भूमि की सतह के पास से काटने का काम साधारण तौर पर करती है। तो ये दो समस्याएं जो हैं भूमिगत कीट की सामान्य रूप से आती हैं और इनके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों को क्लोरपाइरिफास तरल दवा जो है BCC का उपयोग करना है और इसका उपयोग जो है किसान भाई सिंचाई के पानी के साथ आसानी से कर सकते हैं। लगभग 1.5 लीटर दवा प्रति हेक्टेयर के मान से किसान भाइयों को इसके जमीन में मिलाने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ही जहां सिंचाई के साधन किसान भाइयों के पास नहीं है, वहां यही दवा की मात्रा जो है 1.5 लीटर ये किसान भाई 50 किलो रेत में मिला करके बिखेर करके भी खेत में देने की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके बाद तना छेदक कीटों में 2 तना छेदक कीट सामान्य रूप से आते हैं, एक तना मक्खी और दूसरा है तना छेदक। ये दोनों कीटों की समस्या सामान्य रूप से गेहूं की फसल जो हम लगाते हैं खेतों में उनमें सामान्य रूप से दिखती है, या अभी मटर लगी है किसान के खेतों में तो वहां पे तना मक्खी की समस्या साधारण तौर पर आती है। और इन दोनों कीटों की इल्लियां जो हैं वो तने में प्रवेश करके और तनों को खोखला करने का काम करती हैं और तनों को खोखला करने के कारण जो है पौधे जो है उनको पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता और ऐसी स्थिति में जो है पौधे पर जो है फलन कम होता है, पौधों की बढ़वार जो है वो प्रभावित होती है। तो इस ढंग से इस कीट के कारण जो है तना छेदक कीटों के कारण नुकसान होता है। इसके बाद अगली जो समस्याएं आती हैं रबी फसलों में वो है रस चूसने वाले कीड़ों की। सामान्य रूप से रस चूसने वाले कीड़ों में हरा मच्छर है, फुदका जिसको किसान भाई कहते हैं ये दिखाई देता है, माहो दिखाई देता है, सफ़ेद मक्खी दिखाई देती है और तेला कीट की समस्या साधारण तौर पर आती है। ये सभी कीट जो हैं अपनी शिशु और वयस्क अवस्था में पौधों से रसपान करके और उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। साधारण तौर पर ये कीट पत्तियों की निचली सतह पर रहते हैं और वहां से रसपान करके ये पौधों का जो है नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। और कई बार ऐसा भी अनुभव रहा है कि किसान भाई दवाओं की मात्रा में मनमानी करते हैं, तो दवाओं की मात्रा में भी मनमानी न करें। ये सावधानी यदि किसान भाई लेंगे तो निश्चित रूप से उन्हें फसलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। धन्यवाद। किसान भाइयों, हमारे बहुत से किसान भाई खेती बाड़ी के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी करते हैं। इसी के अंतर्गत हमारे किसान भाई मुर्गी पालन करके भी एक बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। मुर्गी पालन से किस तरह से लाभ होगा व मुर्गी पालन कैसे करें, आइए लेते हैं इसी विषय पे कुछ और जानकारी दे रहे हैं हमारे विशेषज्ञ टीपी वैद्य। किसान भाइयों, मुर्गियों में जो मुख्य बीमारियां होती हैं, कुछ बीमारियां होती हैं वायरस से, विषाणु से, कुछ बीमारियां होती हैं बैक्टीरिया जीवाणु से, कुछ बीमारियां होती हैं प्रोटोजोआ से, कुछ बीमारियां होती हैं पैरासाइट से, कुछ बीमारियां होती हैं फफूंद से, कुछ बीमारियां होती हैं मिनरल एवं विटामिन की कमी से। जो विषाणु से होने वाली मुख्य बीमारियां हैं किसान भाइयों, जैसे रानीखेत, गम्बोरो, मैरेक्स, फाउल पॉक्स या चेचक, ये मुख्य बीमारियां हैं जो कि विषाणु या वायरस से होती हैं। बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाली मुख्य बीमारियां हैं फाउल टाइफाइड, फाउल कोलेरा, कोराइजा, साल्मोनेलोसिस, इकोलाई, ये मुख्य बीमारियां हैं जो कि जीवाणु या बैक्टीरिया से होती हैं। कुछ बीमारियां प्रोटोजोआ से होती हैं जैसे कॉक्सीडियोसिस जिसको हम खूनी दस्त भी बोलते हैं और साथ में स्पाइरोकोटोसिस जिसे हम किल्ली का बुखार भी बोलते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि विषाणु से होने वाली मुख्य बीमारी है रानीखेत। रानीखेत बीमारी के लक्षण क्या हैं और इसकी रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं? ये बड़ी पुरानी बीमारी है, बड़ी मुख्य बीमारी है। हमारे किसान भाइयों जो इसके पक्षियों का पालन करते हैं, मुर्गियों का पालते हैं, वो सभी इस बारे में जानते हैं कि रानीखेत
बीमारी मुख्य बीमारी होती है, जो कि वायरस से होती है, विषाणु से होती है। इस बीमारी में अगर बीमारी आ गई पिछेत पर, अगर हमने सही समय पे, जैसे मैंने पहले बताया, टीका नहीं लगाए तो ये बीमारी पिछेत पर आ सकती है। अगर ये बीमारी एक बार आपके आ गई तो 90 से लेके 99% तक पक्षियों की इस बीमारी से मृत्यु हो जाती है। ये बड़ी मुख्य बीमारी है। इस बीमारी के बारे में किसान भाई आपको जानना चाहिए। इस बीमारी के जो मुख्य लक्षण होते हैं, और जो पक्षी होते हैं, एक तो ये बीमारी किसी भी उम्र के पक्षी में हो सकती है। जैसे आप किसान भाई आप जानते हैं कि 2 तरह की फार्मिंग होती है। एक होती है मांस की फार्मिंग, जिसमें हम 35 से 40 दिनों के चूजों को पालते हैं। दूसरी होती है अंडा की फार्मिंग, इसमें हम 72 सप्ताह तक हम पक्षियों को पालते हैं। ये बीमारी, रानीखेत की बीमारी, ये किसी भी उम्र के पक्षी में हो सकती है। इस बीमारी के जो मुख्य लक्षण होते हैं, मुर्गियाँ जो होती हैं, पक्षी होते हैं, मुँह खोल के सांस लेते हैं। इनके आँख से, नाक से पानी का रिसाव होता है, पंखों में लकवा लग जाता है, पाँव में लकवा लग जाता है, हरे रंग के दस्त करने लगती हैं। इनकी जो गर्दन है वो भी ट्विस्ट हो जाती है, मुड़ जाती है। अगर हम चीर फाड़ करें या पोस्टमार्टम करें तो जो मुर्गियों का पेट होते हैं, मुर्गियों में किसान भाइयों 2 पेट होते हैं। जो एक पेट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोवेंट्रिकुलस, अगर इस पेट को हम खोलें तो इस पेट के ऊपर कुछ ग्रंथियाँ होती हैं। इन ग्रंथियों में लाल रंग के धब्बे पाए जाते हैं। दूसरा जो मुख्य लीजन इसका होता है चीर फाड़ करने के बाद, वो होता है जो आंतों का जंक्शन होता है, जिसको हम बोलते हैं इलियोसिकल जंक्शन। इस जंक्शन पे भी खून के धब्बे मिलते हैं। अगर किसान भाइयों आपको जो लक्षण मैंने बताए वो लक्षण अगर देखने में आ रहे हैं और चीर फाड़ करने के बाद जो लीजन आपको देखने में आ रहे हैं, तो समझिए कि आपके यहाँ रानीखेत की बीमारी हो गई है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि विषाणु से होने वाली बीमारियों के कोई इलाज नहीं होता है। हम इसके लक्षण से नहीं पहचान सकते हैं कि बीमारी हो गई है, लेकिन बीमारी न हो उसकी रोकथाम कैसे हम करें, या वो बीमारी हो ही ना हमारे पक्षी को, ये कैसे हम कर सकते हैं? जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि अगर ये बीमारी आ गई, वायरस से बीमारी आ गई, तो इसका कोई उपचार नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसकी होती है सिर्फ रोकथाम। वो भी हम मुर्गियों में, पक्षियों में रोकथाम टीके लगा के करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, रानीखेत की बीमारी बड़ी भयानक बीमारी है। अगर हम इसके सही समय पर सही मात्रा में टीके लगाएं तो ये बीमारी हमारे यहाँ कभी नहीं आ सकती। पहला जो टीका इसका लगाते हैं उसको हम बोलते हैं रानीखेत का एफ स्ट्रेन का टीका या लेसोटा का टीका। ये जो टीके हैं हमारे स्थानीय बाजार में उपलब्ध रहते हैं। इस टीके को लगाते हैं। पहला टीका जो लगाते हैं उसकी आयु होती है पक्षियों की 5 से 7 दिन की आयु। उस आयु में इस टीके को लगाते हैं। इस टीके की वैक्सीन बाजार में मिलती है, स्थानीय बाजार में मिलती है। साथ में इसका डाइल्यूएंट मिलता है। हम डाइल्यूएंट से इसका हम घोल बना लेते हैं। घोल को ड्रापर की सहायता से 1 बूंद हम नाक में डालते हैं और 1 बूंद हम पक्षियों की आँख में डालते हैं। इससे इसे टीका आराम से हो जाता है। दूसरा जो टीका होता है उसको लगाते हैं हम 30वें दिन। उसको हम बोलते हैं लेसोटा का टीका। ये भी टीका स्थानीय बाजार में उपलब्ध रहता है। अगर हमारा अंडे वाला फार्म है तो उस टीके को हम, जैसा पहले बताया, जो डाइल्यूएंट होता है और टीका होता है, दोनों को घोल बनाकर 1 बूंद नाक में और 1 बूंद आँख में दे देते हैं। अगर ब्रायलर पक्षियों का फार्म है या मांस उत्पादन वाले हमारे पक्षियों का फार्म है, उसमें पक्षी काफ़ी बड़े हो जाते हैं, उनको हैंडल करना मुश्किल होता है, तो उस समय इस टीके को हम पीने के पानी में देते हैं। लेसोटा का टीका 30 दिन की आयु में देते हैं, पीने के पानी में देते हैं। जो हम पीने का पानी देते हैं उस पीने के पानी में इस दवाई का हम घोल बना लेते हैं। अगर हम मान लो हमारे पास में 1000 पक्षी हैं तो ग्रीष्म ऋतु में 10 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इस 10 लीटर पानी में हम 60 ग्राम दूध पाउडर डालते हैं। उस दूध पाउडर का हम पानी का घोल बना लेते हैं। उस घोल में हम जो 1000 पक्षी है तो 1000 डोज उसमें हम मिला देते हैं और पीने के पानी की जगह पे ये दवाई का, वैक्सीन का घोल का वाला पानी रख देते हैं। पक्षी पानी को पी लेते हैं और उनका टीकाकरण हो जाता है। तो 2 टीके जो लगाते हैं, मुख्यतः हम ये टीके लगाते हैं, जिसे पहले बताया आपको किसान भाइयों, 5 से 7 दिन की आयु में और 30 दिन की आयु में ये टीके हम लगाते हैं मांस उत्पादन वाले फार्म पर, जहाँ ब्रायलर पक्षियों का हम पालन करते हैं, वहाँ इन टीकों को लगाते हैं। अगर हम हमारा अंडा देने वाले पक्षियों का फार्म है तो वहाँ 2 टीके तो लगाते हैं। इसके अलावा 2 टीके हम और लगाते हैं, जिसको बोलते हैं, पहला टीका लगाते हैं रानीखेत रेगुलर का टीका, वो लगाते हैं हम 6 से 8 सप्ताह की आयु में। ये जो टीका है इसको हम बोलते हैं R2B का टीका। ये हमारा स्थानीय बाजार में उपलब्ध रहता है। इसको हम 0.5 cc इंजेक्शन से जो हमारा पंख होता है, पंख की त्वचा में लगाते हैं। शिवपुरी गांव के फकीर बाबा का बड़ा था प्रताप। सब कहते बाबा तकदीर बदल देते आप। वो खेती करने की ऐसी बातें बताते जिनसे फसलों के ढेर लग जाते। पर एक दिन फकीर बाबा का खुल गया राज।
किसान कॉल सेंटर से जानते थे वो उन्नत खेती की हर बात। खेती से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो किसान कॉल सेंटर से खेती के विशेषज्ञों की सलाह पाइए। तुरंत उसी समय अपनी ही भाषा में बात करके खेती बाड़ी से जुड़ी किसी भी सलाह या सवाल के लिए मुफ्त नंबर मिलाएं 1800-180-1551। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम, वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। किसान भाइयों, आशा करते हैं आज के अंक में दी गई जानकारियों से आप अवश्य लाभान्वित होंगे। अगर आप कुछ और नई जानकारियां चाहें तो पत्र व्यवहार द्वारा हमसे संपर्क कर सकते हैं। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, आज्ञा दें, अगले अंक में कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।